गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, हमें ये विश्वास होगा कि आप लोग बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है लॉन्ग वे एंड थर्मल रेडिएशन। जो है मतलब लॉन्ग वे और थर्मल विकिरण का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो आपका लॉन्ग वे जो विकिरण है रेडिएशन है, ये जो आने वाली ऊष्मा जो है सूर्य के प्रकाश से जो आपकी वायुमंडल या आसमान से जो आने वाली ऊष्मा होती है उसे अवशोषित करके जो है ऊष्मा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को जो है लॉन्ग वे जो है ऊष्मा कहा जाता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थर्मल विकिरण। ये जो है ऊष्मीय विकिरण इसे बोला जाता है, जो कि ये सूर्य के प्रकाश से जो है किसी संयंत्र माध्यम से जो है इसे जो है विद्युत चालकता में परिवर्तित करके जो है उपयोग करने को जो है थर्मल विकिरण जो है कहा जाता है। ऊष्मीय जो है सौर ऊर्जा बोला जाता है छात्रों। ठीक है, आइए इसी जो है क्या कहते हैं टॉपिक पर हम आपको अध्ययन कराएंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जलवायु विज्ञान जो है मतलब जो आपका मेट्रोलॉजी है उसके अंतर्गत जो है जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जाएं हैं आज जो है उसी को हम बतलाने चल रहे हैं आपको। लॉन्ग वे रेडिएशन LWR जो है पृथ्वी की सतह वायुमंडल और बादलों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय थर्मल विकिरण है। इसे हम स्थलीय विकिरण भी कहा जा सकता है जो है मतलब इसे हम ऊष्मीय जो है विकिरण कह सकते हैं। जो आपके पृथ्वी की सतह वायुमंडल और बादलों द्वारा उत्सर्जित होके जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है जो है उसे हम जो है चुंबकीय थर्मल विकिरण कहते हैं। और इसे एक शब्दावली जो है जो स्थलीय रूप से विकिरण भी कहा जा सकता है छात्रों जो है। ठीक है, फिर यह विकिरण स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में लेकिन सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले साल्ट वे निकट अवरक्त विकिरण से ये अलग होता है जो है आपका। ठीक है, जो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद आता है कि लॉन्ग वे रेडिएशन क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष पर अंतरिक्ष में उत्सर्जित लॉन्ग वे विकिरण है। इसे हम उत्सर्जित स्थलीय विकिरण भी कहा जा सकता है छात्रों जो है। उसके बाद लॉन्ग वे विकिरण ग्रहों को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप लोग छात्रों कहते हैं जो है कि उल्का पिंड का एक तरीके से गिरना जो है तो वो एक तरीके से जो आपके ग्रह होते हैं वो आपके पृथ्वी के या सूर्य के जो है चारों तरफ जो है एक तरीके से घूमते रहते हैं। मगर कुछ ऐसे भी जो है क्या कहते हैं पिंड होते हैं जो टूट कर जो है बिखर जाते हैं और वो इतने उनकी तापमान जो है तीव्र होता है कि उन्हें ठंडे करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जो आपका लॉन्ग वे रेडिएशन जो है उन ग्रहों को अच्छे तरीके से पिंडों को ठंडा करके आपके पृथ्वी तक पहुंचाते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग वे विकिरण आमतौर पर 3 से 100 माइक्रोन मिलीमीटर जो है तक ये तरंग दैर्घ्य तक फैला होता है। सूर्य के प्रकाश को लॉन्ग वे विकिरण से अलग करने के लिए कभी कभी 4 माइक्रोमीटर का कट ऑफ उपयोग किया जाता है, जो 1% से भी कम सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4 माइक्रोमीटर से अधिक जो है होता है। क्योंकि अगर इसे जो है अगर आप इसकी अगर मापन करते हैं जो है तो इसके जो प्रतीक होते हैं जो है वो माइक्रोमीटर के द्वारा जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद 99% से अधिक लॉन्ग वे विकिरण की तरंग दैर्घ्य 4 माइक्रोन मीटर और 100 माइक्रोन मीटर के बीच जो है ये स्थिर होता है। फिर उसके बाद लॉन्ग वे विकिरण द्वारा परिवहन की गई
ऊर्जा का प्रवाह आमतौर पर वाट प्रति मीटर वर्ग WM2 की इकाइयों में इसे जो है एक तरीके से मापा जाता है छात्रों जो है। मतलब इसे जो आपका लॉन्ग वे रेडिएशन है इसे इस पैमाने पर जो है मापा जाता है। फिर उसके बाद वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के मामले में W/m2 के से मान ग्लोब की सतह पर कुल ऊर्जा प्रवाह वाट में मापा गया है, जो पृथ्वी की सतह क्षेत्र से 5.1 इंटू 10 और 14 मीटर स्क्वायर 2 के जो है इर्द गिर्द इस क्षेत्र को जो है रखा जाता है छात्रों जो है, जो कि आपको मापे गए उससे जो है आपको लॉन्ग वे का जो है रेडिएशन का आपको पता चलेगा कि हम इस पैमाइश में इसे जो है माप रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग वे विकिरण उत्सर्जित करना ही एकमात्र तरीका जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में ऊर्जा गोती है, अर्थात ग्रह खुद को ठंडा करने एकमात्र तरीका है। अवशोषित सूर्य के प्रकाश से विकिरण तापन और अंतरिक्ष में विकिरण शीतलन उष्मा इंजन को शक्ति प्रदान करता है, जो वायुमंडलीय गतिशीलता को संचालित करता रहता है। मतलब आपका जो लॉन्ग वे जो है विकिरण है छात्रों जो है ये एक तरीके से जो आपके अंतरिक्ष या वायुमंडल से जो भी विकिरणें जो है आपकी पृथ्वी पे आ रही हैं जो है उसे अवशोषित करके जो है वो एक तरीके से ठंडा करके आपकी जो है पृथ्वी पर धरातल पर उसे पहुंचाते हैं जो है। ठीक है, फिर आता है ग्रही ऊर्जा संतुलन जो है। उपग्रह और यथास्थान माप से पृथ्वी की ऊर्जा असंतुलन में वृद्धि 2005 और 2019 ग्रह की सतह पर लगभग 500 टेरावाट आपतित और विकिरण का 0.3% जो है निरंतर गर्मी के बराबर होती है। लॉन्ग वे विकिरण पृथ्वी की ऊर्जा बजट का एक महत्वपूर्ण जो है घटक होता है छात्रों जो है। ये ग्रही ऊर्जा संतुलन को एक तरीके से संतुलन बना के उसके तापमान को कम करके जो है एक तरीके संतुलन में लाकर उसे पृथ्वी पर जो है उसके सतह पर लाया जाता है। फिर उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि ऊर्जा न तो प्रकट हो सकती है और न ही इसे गायब हो सकती है ऊर्जा जो है। ठीक है छात्रों, इसी प्रकार कोई भी ऊर्जा को सिस्टम में प्रवेश करती है लेकिन बाहर नहीं जाती और उस सिस्टम के भीतर ही बरकरार रखी जाना चाहिए। तो पृथ्वी पर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बरकरार ऊर्जा की मात्रा एक समीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो आपका लॉन्ग वे विकिरण है जो है इसे आप जो है एक जो है जगह से जो है आप दूसरी जगह किसी स्टोर के माध्यम से जो है स्थानांतरित कर सकते हैं और ऊर्जा जो है कभी गायब नहीं हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा को एक जगह स्थिर किया जा सकता है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी की ऊर्जा में परिवर्तन जो आपका समीकरण है इसमें आपको जो है रखकर आप पृथ्वी की ऊर्जा का एक मापन कर सकते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा का आगमन, ऊर्जा का प्रस्थान माइनस ऊर्जा का प्रस्थान पे अगर आप उसके मानक को रखेंगे जो है तो आपको पृथ्वी की ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है इस समीकरण के द्वारा आपको निकल कर आप उसकी माप कर सकते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी की जलवायु में ऊर्जा की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तापमान पदार्थ में तापीय ऊर्जा की मात्रा मापी जा सकती है। इसीलिए इन परिस्थितियों में कुल मिलाकर तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उत्सर्जित थर्मल विकिरण की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे अधिक लॉन्ग वे विकिरण और एक छोटा ऊर्जा असंतुलन होता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हम अगर किसी भी ऊर्जा को अगर कहीं जो है स्थिर रख सकते हैं तो उसे एक स्टोर को जो है आपको बनाकर उस ऊर्जा को स्थानांतरित करके आप एक जगह स्टोर करके वहाँ से उस ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी प्रकार यदि ऊर्जा बाहर निकलने की तुलना में कम दर पर आती है, पृथ्वी जलवायु में ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है और तापमान कुल मिलाकर कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान घटता है जिससे असंतुलन शून्य के करीब जो है चला जाता है। फिर
इस प्रकार इस ग्रह का स्वाभाविक रूप से अपने तापमान को लगातार समायोजित करता रहता है ताकि ऊर्जा असंतुलन को छोटा रखा जा सके। यदि उत्सर्जित की तुलना में अधिक सौर विकिरण अवशोषित होता है तो ग्रह गर्म हो जाएगा। यदि अवशोषित सौर विकिरण से अधिक है तो ग्रह ठंडा हो जाएगा। दोनों ही मामलों में तापमान परिवर्तन ऊर्जा असंतुलन को शून्य की ओर स्थानांतरित करने का काम करती रहती है छात्रों जो है। फिर उसके बाद जब ऊर्जा असंतुलित शून्य होता है तो ग्रहों का विकिरण संतुलन में आ जाता है। प्राकृतिक ग्रह अनुमानित विकिरण संतुलन की स्थिति में होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर आपके जो है ऊर्जा अगर वहाँ पे तापमान अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो आगे चलकर आपका ग्रह जो है वो धीरे धीरे जो है ठंडा होता चला जाएगा और वो अपने संतुलन को बना कर रखेगा। फिर उसके बाद उत्सर्जन आपका आता है। थर्मल विकिरण लगभग सभी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होता है जो उसके पूर्ण तापमान की चौथी शक्ति के अनुपात में होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आपका ऊष्मीय ऊर्जा है उसके कई माध्यम जो है ऊर्जा उत्सर्जित करने के कई माध्यम होते हैं। आप उसके द्वारा जो है उस ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरे जगह किसी माध्यम से आप उसे भेज भी सकते हैं छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सतह आता है। पृथ्वी की सतह का उत्सर्जन क्षमता 0.65 से 0.99, फिर 8 से 13 मतलब 8 से 13 माइक्रोन तरंग दैर्घ्य से रेंज में अवलोकन के आधार पर के बीच ये मापी जाती है, जिसमें सबसे कम मान बंजर रेगिस्तान क्षेत्रों में ये आता है। फिर उत्सर्जन अधिकतर 0.9 से ऊपर है और वैश्विक औसत सतह उत्सर्जन लगभग 0.95 होने का अनुमान जो है छात्रों लगाया जाता है कि इतनी उष्मा जो है हमारे सतह पर विद्यमान है और हम उष्मा को विद्युत चालकता में लाकर उसे हम उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ का जो माहौल होता है, जो सतह का जो ऊर्जा का वो होता है, वो माहौल जो है हवा में सबसे आम गैसों को जैसे यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन में लांग वे थर्मल विकिरण को अवशोषित करने या उत्सर्जित करने का नगण्य जो है क्षमता पाई जाती है छात्रों जो है। मतलब जितनी ऊर्जा उसे मिलेगी जो है उतनी ऊर्जा जो है वो एक तरीके से इकट्ठा करते चली जाएगी, ठीक है। फिर लंबी तरंग विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने की हवा की क्षमता जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ट्रेस गैसों की एकाग्रता से निर्धारित होती है और हवा में ग्रीन हाउस गैसों में कुछ तरंग दैर्घ्य पर उच्च उत्सर्जन क्षमता होती है, लेकिन यह आवश्यकता रूप में अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाले थर्मल विकिरण की उच्च दर के अनुरूप जो है नहीं पाई जाती है छात्र जो है, क्योंकि आपके वायुमंडल में अगर ओजोन परत की जो है व्यवस्था ना हो या ओजोन परत ना हो तो ये आप मान लीजिए कि आप उस विकिरण की ऊर्जा को आप सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वायुमंडलीय अवशोषण आपका आता है कि वायुमंडल में ऊष्मा कैसे जो है अवशोषित की जाती है। वायुमंडल सौर विकिरण के लिए अपेक्षाकृत पारदर्शी है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ तरंग विकिरण के लिए लगभग अपारदर्शी है। वायुमंडल आमतौर पर सतह से उत्सर्जित अधिकांश लंबी तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेती है और दीर्घ तरंग विकिरण का अवशोषण उस विकिरण को अंतरिक्ष तक पहुंचाने से रोकता रहता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्र जो है कि जो हमारे वायुमंडल में जो है एक तरीके से ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसे जो है दोबारा रिफ्लेक्ट हो के जो है उसे आसमान में जो है या अंतरिक्ष में दोबारा जो है नहीं भेजा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो गई तब ये मान लीजिए कि वो ऊष्मा जो है वायुमंडल में एक तरीके से रुक गया जो है, ठीक है। फिर उसके बाद वायुमंडलीय जो खिड़की होती है उसे हम बतला रहे हैं आपको, यह मानते हुए कि कोई बादल नहीं है, अधिकांश सतही उत्सर्जन को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। वायुमंडलीय खिड़की के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आप। फिर वायुमंडलीय खिड़की 8 से 11 माइक्रोन मीटर के बीच विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम का एक क्षेत्र है जहां वायुमंडलीय लंबी तरंग विकिरण को अवशोषित जो है नहीं कर सकता है छात्रों। फिर आपकी गैसें आती हैं।
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में दीर्घ तरंग विकिरण के अधिकांश अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। इन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन गैस द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण का अवशोषण वायुमंडल में गैसों के विशिष्ट अवशोषण बैंड पर निर्भर करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आपके वायुमंडल में जो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन जो ये इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ये आपकी उष्मा को एक तरीके से जो है स्टोरेज करती हैं या स्थिर करती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद बादल आता है। बादल जो है संतुलन वायुमंडल में बादलों, धूल और एरोसोल के प्रभावित होता है। बादल ऊपर उठने वाली लंबी तरंग विकिरण के प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं, जिससे अधिक ऊंचाई तक प्रवेश करने वाली लंबी तरंग विकिरण का प्रवाह को एक तरीके से कम किया जाता है छात्रों। जो उनके वेग हैं जो है, जो उनकी गति है, उसे थोड़ा जो है रोका जाता है। फिर बादल लंबी तरंग विकिरण को अवशोषित करने और बिखरने में प्रभावी होते हैं और इसीलिए बाहर जाने वाली लंबी तरंग विकिरण की मात्रा को जो है कम किया जा सकता है छात्रों। ठीक है, जो किरणें हमारी बाहर जा रही हैं उसे आप बादल के जो है आवरण के द्वारा जो है उसे आप रोक सकते हैं। फिर बादलों में शीतलता और गर्मी दोनों प्रभाव होते हैं जब तक ये सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब नहीं करते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद दिन और रात आपका आता है। रात के दौरान और ध्रुवीय क्षेत्रों में शुद्ध आलवेय विकिरण पर लांगवेय विकिरण का प्रभुत्व होता है, जबकि रात के दौरान कोई अवशोषित विकिरण नहीं होता, स्थलीय विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। मुख्य रूप से दिन के दौरान अवशोषित ऊर्जा सौर ऊर्जा का परिणाम स्वरूप होता है, जो आपके रात के समय जो है छात्रों उतनी उष्मा आपको नहीं मिल पाती है, मगर दिन के समय जो है आपको अत्यधिक उष्मा जो है मिलती है, जो आपके एक तरीके से स्टोरेज की जाती है और तब उसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीन हाउस प्रभाव से जो संबंध है वो हम बता रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ऊपरी लाल क्षेत्र के ऊप दिखाई देते हैं और CO2 से जुड़ा ग्रीन हाउस प्रवाह सीधे स्पेक्ट्रम के केंद्र के पास बड़े डिप के रूप में दिखाई देते रहते हैं। अधिक विशेष रूप से ग्रीन हाउस प्रवाह को मात्रात्मक रूप से सतह पर उत्सर्जित लंबी तरंग विकिरण की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जो आपका ग्रीन हाउस है छात्रों जो है ये एक तरीके से अगर उष्मा इस ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर गई तो ये मान लीजिए जो है कि उस ग्रीन हाउस से उस उष्मा का रिफ्लेक्टर होके वो उष्मा बाहर नहीं जा सकता है। तो उसे अगर उसकी उष्मा को कम करना है या उसे घटाना है तो आपको कोई संयंत्र के माध्यम से या फैन के माध्यम से आपको एक विंडो के माध्यम से उस उष्मा को बाहर आप जो है निकाल सकते हैं जो है, जिससे आपके ग्रीन हाउस का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद 2015 तक पृथ्वी पर सतह से लगभग 398 W अपॉन मीटर टू स्क्वायर के लांगवेय विकिरण का उत्सर्जन हुआ था। फिर उसके बाद बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रवाह है वो हम बता रहे हैं। जब ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प H2O की सांद्रता बढ़ जाती है तो इसके कई प्रभाव होते हैं। किसी दिए गए तरंगदैर्घ्य पर अवशोषित होने वाले सतह उत्सर्जन का अंश बढ़ जाता है। यहाँ ऊंचाई जहाँ से वायुमंडल उत्सर्जित करता है वहाँ तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष में बढ़ जाती है। यदि उत्सर्जन सिंचाई क्षोभमंडल के भीतर हैं तो उत्सर्जन हवा का तापमान जो है कम हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि जो आपके वायुमंडल का जो स्तर सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, वहाँ का अगर तापमान अगर कम करना है तो आपको ग्रीन हाउस के गैसों का जो प्रवाह है उसे आपको कम करना पड़ेगा, तभी आपका जो है ग्रीन हाउस का जो भी क्या कहते हैं टेम्परेचर रहेगा उसे आप जो है संतुलन में बना सकते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद उष्मीय विकिरण जो होता है क्या है उसे हम बता रहे हैं। थर्मल रेडिएशन जो है, कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि तापीय विकिरण क्या है, और दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। उष्मीय विकिरण का दूसरा नाम थर्मल विकिरण है। कभी कभार क्या होता है छात्र जो है कि
छात्र जो है उष्मीय विकिरण दिया और उसके बाद जो है थर्मल विकिरण दिया, तो उसी में जो है उस शब्दावली में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है कि उष्मीय ऊर्जा या उष्मीय विकिरण किसे कहते हैं। तो वहाँ पर जो है जो इसका दूसरा नाम आता है वो थर्मल विकिरण आता है। जब उष्मा विकिरण से तात्पर्य गैर शून्य तापमान पर किसी वस्तु का उत्सर्जित विकिरण से जो है आपका एक मतलब रहता है कि उष्मीय विकिरण जो है किस तरीके शून्य होता है। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे अणुओं परमाणुओं के विद्युत चुम्बकीय विन्यास परिवर्तन के कारण ऊर्जा के अलग अलग पैकेटों फोटान के रूप में जाना जाता है कि संग्रह के प्रसार का प्रतिनिधित्व करती है। थर्मल विकिरण की परिभाषा कहती है कि थर्मल विकिरण पिंडों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मतलब पिंडों द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एक तरीके से उष्मीय विकिरण है, थर्मल विकिरण है। केवल पूर्ण तापमान पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण गायब हो जाते हैं। थर्मल विकिरण आमतौर पर प्रकाश बल्बों और सूर्य को उत्सर्जित होता रहता है, मतलब जो आपका प्रकाश का बल्ब होता है उसमें आपका थर्मल विकिरण का एक तरीके से उपयोग होता है छात्रों, जो कि सौर ऊर्जा के माध्यम या सूर्य के जो है उत्सर्जित ऊर्जा के माध्यम से जो है इस तरीके को जो है ऊर्जा को अस्थायी रूप से रख कर उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद भले ही तापमान दृश्य थर्मल विकिरण उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च न हो, फिर भी कुछ मौजूद अवरिक्त विकिरण हो सकता है जिसे हम त्वचा पर महसूस किया जा सकता है। आप लोग कहते हैं छात्रों जो है कि आज का तापमान बहुत गर्म है, तो आपको महसूस कैसे होता है? जब आपके जो है शरीर पर या त्वचा पर जो है जब तापमान का या तेज प्रकाश का जब ताप पड़ता है तो आपको पता चलता है जो है कि आज का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हमारा किस तरीके की ऊर्जा जो है प्रभावित है या यहाँ पे किस तरीके की ऊर्जा जो है विद्यमान है। तो इस तरीके आप त्वचा से आप भी पता लगा सकते हैं जो है कि इस समय ऊर्जा कितना टेम्परेचर जो है बता रहा है। फिर तापमान के कारण तापीय विकिरण दिखाई देता है, इसे हम ताप द्युतिकीय के नाम से भी जो है जाना जाता है। अधिकांश ठोस और तरल पदार्थों के थर्मल विकिरण को एक सतही घटना माना जाता है क्योंकि आंतरिक अणुओं द्वारा उत्सर्जित विकिरण अन्य अणुओं द्वारा दृढ़ता से अवशोषित किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आपका थर्मल विकिरण है इसे आप जो है अगर उसे सूर्य के प्रकाश में अगर अच्छे तरीके से प्रकाश अगर तरंग दैर्घ्य आ रही हैं तो वहाँ पे आपका थर्मल विकिरण या उष्मीय विकिरण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और वह जो है विद्युत तरंग दैर्घ्य में जो है परिवर्तित होके आप उसे उपयोग कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।